बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल से भी रखी जाएगी नजर। यूपी पुलिस ने बनाया कंट्रोल रूम। विधानसभा चुनाव में सोशल मीडिया के मॉनिटरिंग के लिए यूपी पुलिस का सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर 3 शिफ्टों में काम करेगा। इसके अलावा चुनाव के लिए अलग से कंट्रोल रूम भी पुलिस मुख्यालय पर बनाया गया है। चुनाव से संबंधित फर्जी खबरों के सत्यापन व खंडन के लिए यूपी पुलिस ने फैक्ट चेक के लिए अलग से ट्विटर हैंडल बनाया। इस हैंडल के लिए अलग से टीम तैनात की जाएगी। वहीं सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल में 15 पुलिसकर्मियों की अतिरिक्त टीम भी तैनात की जा रही है। 10वीं पास के लिए निकली नई रेलवे भर्ती। फाटक गेटमैन की 323 वैकेंसी के लिए करें आवेदन। पूर्वोत्तर रेलवे ने संपार फाटकों पर गेटमैन के पदों पर बंपर भर्ती निकाली है। लखनऊ और इज्जत नगर मंडल में संपार फाटकों पर कार्य करने के लिए गेटमैन के कुल 323 पदों पर वैकेंसी निकली है। ये भर्ती भूतपूर्व सैनिकों के लिए निकली। चयनित उम्मीदवारों को कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी पर रखा जाएगा। भूतपूर्व सैनिकों के चयन के लिए रेलवे भर्ती सेल गोरखपुर द्वारा पूर्वोत्तर रेलवे की वेबसाइट पर अधिसूचना का विस्तृत विवरण एवं आवेदन का लिंक उपलब्ध कराया गया है। उत्तर मध्य रेलवे चलाएगा माघ मेला स्पेशल ट्रेन। जानिए टाइम चार्ट। माघ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए उत्तर मध्य रेलवे की ओर से 4 जोड़ी मेला स्पेशल ट्रेन के चलाने की घोषणा कर दी गई। कल 14 जनवरी से ये ट्रेन का संचालन शुरू हो जाएगा। मकर संक्रांति के पहले स्नान के साथ ही मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हो जाएगा। ऐसे में रेलवे प्रशासन ने रेलवे स्टेशन को सुरक्षित किया है। दूर दराज से आने वाले भक्तों को किसी भी तरह की असुविधा न हो, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। छोटे किसानों के खाते में अब इस तारीख तक आ जाएगी सम्मान निधि की धनराशि। जिन किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि नहीं आई, ऐसे किसानों के लिए राहत वाली बात है। अब इन किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं, न ही बैंकों के चक्कर काटने की कोई जरूरत है। अब घर बैठे ही किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की धनराशि आएगी। जिन किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की धनराशि नहीं पहुंची, उनके खातों में धनराशि 31 मार्च 2022 तक आएगी। बैंक अधिकारियों की माने तो अब तक पीएम किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त अधिकांश किसानों के खाते में नहीं पहुंची है। यूपीटीईटी 23 जनवरी परीक्षा के लिए मुफ्त यात्रा से जुड़ा ये नियम जानना जरूरी। 23 जनवरी को प्रस्तावित उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता प्रवेश परीक्षा के पत्र आज गुरुवार दोपहर बाद वेबसाइट updlh.gov.in पर जारी होंगे। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी के अनुसार अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र तक निःशुल्क आने जाने की सुविधा मिलेगी। इसके लिए अभ्यर्थी ऑनलाइन डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र की 5-6 प्रतियां अपने पास सुरक्षित रखें। यात्रा के दौरान परिवहन विभाग की बसों के परिचालक द्वारा मांगे जाने पर एक प्रति स्वहस्ताक्षरित कर उपलब्ध कराएं। रजिस्ट्रेशन शुरू, सिर्फ 4 लाख में मिल रहा फ्लैट, बैंक दे रही सस्ता लोन। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन लोगों के पास घर नहीं है, उन्हें सरकार कम कीमत में घर उपलब्ध करा रही है। इस योजना के तहत लखनऊ विकास प्राधिकरण बड़ी संख्या में फ्लैट बना रहा है, जिसकी कीमत लगभग 6 लाख रुपए है, जो पीएम आवास की सब्सिडी के बाद लाभार्थी को मात्र 4 लाख रुपए का मिलेगा। जिन लोगों के पास घर नहीं है, वो इस योजना का लाभ उठाकर कम कीमत पर अपना आशियाना तैयार कर सकते हैं। एलडीए ने अपनी आवासीय योजनाओं में ग्राहकों को फ्लैट देने के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। ई श्रम कार्ड बनवाने में ओबीसी वर्ग के कामगार अब सबसे आगे। अभी भी है मौका, जल्द कराएं पंजीकरण। उत्तर प्रदेश में ई श्रम पोर्टल से जुड़ने वाले असंगठित क्षेत्र के कामगारों की संख्या तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। यूपी में अब तक 7 करोड़ से ज्यादा कामगार अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि यूपी की योगी सरकार द्वारा ई श्रम कार्ड धारकों के खाते में 500 रुपए प्रति महीने के हिसाब से 1000 रुपए भेजे जा रहे हैं। पहले चरण में अब तक योगी सरकार द्वारा 1.5 करोड़ कामगारों के खातों में ये राशि ट्रांसफर की जा रही है। चुनाव से ठीक पहले ओबीसी क्रीमी लेयर की लिमिट बढ़ाकर 12 लाख करने की तैयारी, कितना होगा असर? केंद्र की मोदी सरकार ओबीसी आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर की सीमा को 8 लाख से बढ़ाकर 12 लाख करने की तैयारी में है। इसके अलावा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इस बात पर भी विचार कर रही है कि सालाना इनकम में सैलरी और खेती से हुई कमाई को भी शामिल किया जाए या नहीं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि मंत्रालय की ओर से इस पर पुनर्विचार करने का आदेश दिया गया। हम इस बारे में राय मशवरा कर रहे हैं। मौसम विभाग का 13-15 जनवरी को कई जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट, घना कोहरा और ठंड बढ़ेगी। मौसम विभाग का अलर्ट है कि आज 13 जनवरी से 15 जनवरी तक यूपी के कई जिलों में बारिश की आशंका है। कुछ जिलों में बिजली, छिटपुट गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। वैसे अधिकतर जिलों में जमकर कोहरा पड़ रहा है और धूप निकलने के बाद सूरज के ढलने के साथ ठिठुरन बढ़ गई। मौसम विज्ञानियों का मानना है कि शीतलहर के चांस ज्यादा हैं। राजधानी लखनऊ में मौसम लगातार करवट बदल रहा है। बुधवार सुबह से ठंड बढ़ गई है।
यूपीटीईटी एडमिट कार्ड 2022 कल नहीं जारी हुआ। यूपीटीईटी एडमिट कार्ड उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के नए एडमिट कार्ड कल नहीं जारी हुए। परीक्षा नियामक प्राधिकारी के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी के अनुसार अभ्यर्थियों को निःशुल्क परिवहन की सुविधा दिए जाने संबंधी शासनादेश मिलने के बाद प्रवेश पत्र जारी होंगे। इसमें 1-2 दिन का समय लग सकता है। यूपीटीईटी का आयोजन 23 जनवरी को होगा। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने जिलेवार केंद्रों की सूची को अंतिम रूप दे दिया है। यूपीटीईटी 2011 बेरोजगारों को वापस नहीं मिल सके 290 करोड़ रुपए। देखते देखते 5 साल बीत गए, लेकिन बेरोजगारों को खुद के 279 करोड़ रुपए में से एक चवन्नी वापस नहीं मिल सकी। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने 23 जनवरी 2019 तक अभ्यर्थियों को फीस वापस करने की बात कही थी, लेकिन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की लापरवाही से भुगतान नहीं हो सका। परिषदीय प्राथमिक स्कूल में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के लिए 13 नवंबर 2011 को पहली बार आयोजित यूपीटीईटी में कथित तौर पर घोटाले की बात सामने आने पर दिसंबर 2012 में एकेडमिक मेरिट पर भर्ती शुरू हुई थी। अयोध्या सीट से चुनाव लड़ेंगे सीएम योगी। हिंदुत्व के एजेंडे को मिलेगी धार। दिल्ली में पार्टी की बैठक में हुई चर्चा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को भाजपा अयोध्या सीट से विधानसभा चुनाव में उतारने की तैयारी में है। पार्टी सूत्रों ने ये जानकारी दी। भाजपा में टिकट बंटवारे पर मंथन पहले ही शुरू हो चुका है। दिल्ली में कोर कमेटी की मीटिंग हुई। इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी अपने दोनों डिप्टी सीएम के साथ मौजूद थे। पार्टी के एक नेता ने बताया कि दिल्ली में हुई मीटिंग में सीएम योगी आदित्यनाथ किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, इस बात को लेकर भी चर्चा हुई। पढ़ाई रोजगार के साथ सिंचाई की मुफ्त सुविधा दी जाएगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जनता समाजवादी पार्टी को भाजपा का विकल्प मानती है। जनता इस बार भाजपा का सफाया करके समाजवादी पार्टी की सरकार लाएगी। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। छात्रों नौजवानों को पहले की तरह लैपटॉप देंगे। पढ़ाई रोजगार का इंतजाम होगा। सिंचाई मुफ्त होगी। अखिलेश पार्टी मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी सभी वर्गों को साथ लेकर चल रही है। समाजवादी पार्टी ने क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन किया। इस बार जनता पुराने मुद्दों पर वोट नहीं देगी। संजय राउत का ऐलान, 50 से 100 सीट्स पर चुनाव लड़ेगी। जैसे जैसे यूपी विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन प्रक्रिया का समय नजदीक आ रहा है, सभी पार्टीज अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर रही हैं। इसी बीच शिवसेना सांसद और पार्टी प्रवक्ता संजय राउत ने ऐलान किया कि उत्तर प्रदेश में शिवसेना 50 से 100 सीट्स पर चुनाव लड़ेगी। मैं आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा करूंगा। आपको बता दें कि इससे पहले शिवसेना यूपी चुनाव में गठबंधन में चुनाव लड़ने की चर्चा थी। शिवसेना से समाजवादी पार्टी के गठबंधन को लेकर लगातार अटकलें चलती रहीं। यूपी विधानसभा चुनाव प्रत्याशियों के लिए आयोग की नई गाइडलाइन। वोटिंग से पहले 3 बार करना होगा ये काम। नामांकन कराने वाले प्रत्याशी निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन को जरूर पढ़ लें। इस बार अगर कोई चुनाव लड़ रहा है तो उनको आपराधिक इतिहास बताना होगा। जिला निर्वाचन विभाग ने आयोग की गाइडलाइन जारी कर दी। 21 जनवरी से विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए जो प्रत्याशी विधानसभा के लिए नामांकन करेंगे तो एक आपराधिक इतिहास की प्रक्रिया है। उसमें शपथ पत्र के साथ आरोप को पत्र दाखिल करना होगा कि वो कितने बड़े अपराधी हैं और कितने मामले न्यायालय या थाने में चल रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद योगी सरकार के एक और मंत्री दारा सिंह चौहान ने दिया इस्तीफा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले योगी सरकार को एक और झटका लगा। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद बीजेपी सरकार के एक और मंत्री दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दिया। वो भी स्वामी की तरह ओबीसी समुदाय से आते हैं। वन और जंतु उद्यान मंत्री दारा सिंह चौहान ने राज्यपाल को भेजे लेटर में लिखा, मैंने पूरे मनोयोग से अपने विभाग की बेहतरी के लिए काम किया, लेकिन योगी सरकार की पिछड़ों, वंचितों, दलितों, किसानों और बेरोजगार नौजवानों की घोर उपेक्षात्मक रवैये के साथ साथ पिछड़ों और दलितों के आरक्षण के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उससे आहत होकर मैं उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे रहा हूं। यूपी में एनसीपी और टीएमसी से भी सपा ने किया गठबंधन। इन सीट्स पर लड़ेगी ममता और पवार की पार्टी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव का ट्रेलर भी देखने को मिलेगा। समाजवादी पार्टी ने यूपी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के साथ भी गठबंधन कर लिया। सपा ने शरद पवार और ममता बनर्जी की पार्टी को चुनाव में एक सीट देने का फैसला किया। एनसीपी नेता के शर्मा को बुलंदशहर की अनूप शहर सीट से उतारने का फैसला लिया गया है। मंत्री मोहसिन रजा का बड़ा आरोप, सपा बसपा कांग्रेस ने मुसलमानों को बनाया राजनीतिक बंधुआ। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार की एकमात्र मुस्लिम मंत्री मोहसिन रजा ने समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर डर और नफरत की सियासत के जरिए मुसलमानों को अपना राजनीतिक बंधुआ बनाने का आरोप लगाते हुए बुधवार को कहा कि इन पार्टीज के विपरीत भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को मुख्यधारा में लाने के सार्थक प्रयास किए। प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज राज्य मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि भाजपा पर अक्सर मुस्लिम विरोधी होने और नफरत की राजनीति करने का आरोप लगता है, मगर घृणा की राजनीति तो सपा कांग्रेस समेत उन दलों ने की जो खुद को मुसलमानों का रहनुमा बताते हैं।
मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 वर्षों से जेल में निरुद्ध बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में रिमांड आदेश करने के विरुद्ध याचिका पर राहत दी। कोर्ट ने प्रयागराज स्थित विशेष अदालत एमपी एमएलए को निर्देश दिया कि जेल अधीक्षक से रिपोर्ट लेकर उचित आदेश करे। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार और न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की खंडपीठ ने मुख्तार अंसारी की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को निस्तारित करते हुए दिया। इमरान खान ने पाकिस्तान को बताया भारत से बेहतर। मोदी के मंत्री बोले, हां क्योंकि आपके पास सिद्धू है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का दावा है कि उनके देश की आर्थिक स्थिति भारत से बेहतर है। केंद्रीय मंत्री ने बुधवार को इमरान खान का मजाक उड़ाया। पाकिस्तान प्रधानमंत्री की इस टिप्पणी पर कई भारतीय राजनेताओं की तीखी प्रतिक्रिया दी है। राजीव चंद्रशेखर भी उन्हीं में से एक हैं। अंतर्राष्ट्रीय चैंबर शिखर सम्मेलन 2022 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए इमरान खान ने कथित तौर पर कहा कि अभूतपूर्व चुनौतियों के बावजूद पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति क्षेत्र के कई देशों विशेष रूप से भारत की तुलना में बेहतर थी। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान अभी भी सबसे सस्ते देशों में से एक है। वे हमें अक्षम कहते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि हमारी सरकार ने देश को सभी संकटों से बचाया है। इमरान खान ने पाकिस्तान को बताया कि भारत से बेहतर। मोदी के मंत्री बोले, हां क्योंकि आपके पास सिद्धू है। नीट पीजी 2021 शुरू हुई काउंसलिंग। यहां जाने इन 5 बदलाव के बारे में। मेडिकल छात्रों का इंतजार खत्म हो गया। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने नीट पीजी 2021 काउंसलिंग के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी। आवेदन की प्रक्रिया के लिए योग्य उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट यानी mcc.nic.in पर जाएं। आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार काउंसलिंग के राउंड 1 के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 17 जनवरी 2022 है। फीस का भुगतान 17 जनवरी 3 बजे तक कर सकते हैं। कोरोना से जंग में गरीब देशों का सहारा बनेगा भारत। वैक्सीन उपलब्ध कराने को किया है वादा। भारत कोरोना की वैक्सीन विकासशील और गरीब देशों तक पहुंचाने की मुहिम संयुक्त राष्ट्र के जरिए और अन्य वैश्विक मंचों पर तेज कर सकता है। कई गरीब व विकासशील देशों ने इस संबंध में चिंता जताई है कि वैक्सीन पर केवल अमीर देशों व अमीर लोगों का कब्जा न हो और इसका समान वितरण सुनिश्चित हो। यूपी दिल्ली समेत 8 राज्य चिंता की वजह। कोरोना के एक्टिव मामले 9 लाख के पार। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से भारत महामारी की तीसरी लहर से जूझ रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, केरल और गुजरात चिंता के उभरते हुए राज्य हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बुधवार को मीडिया ब्रीफिंग के दौरान ये बात कही। एडिबल ऑयल की कीमतों में 20% तक की गिरावट। लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने उठाई यह कदम। लगातार बढ़ रही महंगाई के बीच उपभोक्ताओं के लिए एक राहत की खबर है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने बताया कि देश भर के खुदरा बाजारों में खाद्य तेल की कीमतों में 20 रुपए प्रति किलोग्राम तक की बड़ी गिरावट आई। सरकार का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कमोडिटी की कीमतें अधिक होने के बावजूद उसके हस्तक्षेप से खाद्य तेलों के दाम घटे हैं। मोदी सरकार की इस स्कीम से चीन भी छूट जाएगा पीछे। इकोनॉमी को मिलेगा बूस्टर डोज। विश्व बैंक ने नरेंद्र मोदी सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना की तारीफ की। विश्व बैंक के मुताबिक इस योजना की मदद से भारत की अर्थव्यवस्था 8.7% की दर से बढ़ सकती है। भारत इस बढ़ोतरी के साथ चीन जैसे देशों को भी पछाड़ सकता है। चीन, इंडोनेशिया और बांग्लादेश की विकास दर क्रमशः 5.1, 5.2 और 6.4% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। बता दें कि कोविड महामारी के दौरान केंद्र सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना की शुरुआत की थी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।